अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में दो वर्कड एग्जाम्पल्स जो है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जो है बुक की हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और बारी है यूनिट 11 यानी कि ऑसिलेशंस की वर्कड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं। दो वर्कड एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं 11.1। द स्प्रिंग यूज्ड इन वन सच डिवाइस शोन इन फिगर 11.12। एक स्प्रिंग है जो कि इस मशीन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आपको नज़र आ रही है 11.12 के अंदर। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 606 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। एंड द मास ऑफ चेयर इज 12.0 किलोग्राम। और जो मास ऑफ चेयर है वो 12.0 किलोग्राम है। द मेजर्ड ऑसिलेशन पीरियड इज 2.41 सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट। हमें उस एस्ट्रोनॉट का मास मालूम करना है। अब ये जो मशीन है ना, बेसिकली आपको मालूम है कि अगर सैटेलाइट के अंदर या स्पेस के अंदर जब जा रहे होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो वहाँ पे ड्यू टू ऑर्बिटल वेलोसिटी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो फ्री फॉलिंग स्टेट के अंदर होते हैं, यानी कि वहाँ पे वो अपना वेट मेजर नहीं कर सकते, अपना मास मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में ये एक मशीन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिस स्प्रिंग को जो है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कराया जाता है, लेफ़्ट और राइट। ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट इसको वाइब्रेट कराते हैं, इस तरफ और इस तरफ। और फिर जो है ऑसिलेशन मेजर की जाती है कि ऑसिलेशन कितनी है, तो उसका टाइम पीरियड नोट किया जाता है। जो स्प्रिंग इस्तेमाल हो रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है 606 न्यूटन पर मीटर, और चेयर का मास हमें पता है कि 12.0 किलोग्राम है। तो हमें मास मालूम करना है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ये एक वर्कड एग्जाम्पल है। बुक में वैसे तो सॉल्व है, लेकिन पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहली बात यह है कि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को हम शो करते हैं K से। ठीक है, और ये है 606 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हमें गिवन है इस चेयर का मास, कि इस चेयर का मास कितना है, मास ऑफ चेयर। ठीक है, मास ऑफ चेयर को हम लोग शो कर देते हैं M1 से। ठीक है ना, याद रखना M1 जो है वो चेयर का मास है, और वो कितना है, वो है 12.0 किलोग्राम के बराबर। ठीक है जी। टाइम पीरियड कितना आया जो हमने मेजर करा, टाइम पीरियड हमने मेजर करा है कैपिटल T, और ये है 2.41 सेकेंड के बराबर। ठीक है जी। अब मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है हमें मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है जो हमें मालूम करना है। तो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, इसको हम नाम देते हैं M2 का। ठीक है ना, ये हमें मेजर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सारी बात हो रही ना, वो ये हो रही है कि टाइम पीरियड से रिलेटेड ना ये क्वेश्चन है, तो हमें मेन काम टाइम पीरियड पर करना है। अच्छा जी। अब हम जानते हैं इस केस के अंदर, इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम को पढ़ा था। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो टाइम पीरियड है उसका एक फॉर्मूला है। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट M ओवर K। ठीक है, M क्या होता है, M होता है टोटल मास। वेयर M क्या चीज़ है, M जो है ना वो एक्चुअली बराबर है M इज इक्वल टू टोटल मास कितना है। ठीक है ना, यानी कि चेयर और एस्ट्रोनॉट, क्योंकि एस्ट्रोनॉट भी दोस्त चेयर के ऊपर है ना, तो टोटल मास जो है वो काम करेगा। इसको आपने याद रखना है कि M जो है वो टोटल मास है। अब M को ही पहले मालूम करके देखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1 के। तो ये हो जाएगा T का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है टोटल मास M ओवर K का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो चलो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा T का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा M ओवर K। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया। अब मास कैलकुलेट करना है तो मास को अलग कर लो। M बराबर आ जाएगा K, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया T के स्क्वायर के साथ, और जो 4 पाई का स्क्वायर है वो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो एक मरतबा हम टोटल मास निकाल लेते हैं ना कि टोटल मास कितना बना, फिर चेयर का मास माइनस कर देंगे, बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी। तो K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू थी 606, और T का स्क्वायर, T में खास 2.41 था,
2.41 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है 4 और फिर आ रहा है पाई का स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर लिखा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा जी, एक ही साथ सॉल्व करते ताकि m कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 606 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू है 2.41 का स्क्वायर कर रहे हैं और देन इसको डिवाइड करा रहे हैं हम 4 और 3.14 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 89.24 किलोग्राम। ये टोटल मास आ गया, यानी कि उस चेयर पर टोटल मास इतना है। और अब हम एक बात जानते हैं कि जो टोटल मास है वो चेयर का मास और एस्ट्रोनॉट का मास मिलाकर होगा। तो हमें एस्ट्रोनॉट का मास चाहिए, तो एस्ट्रोनॉट का मास m2 को अगर अलग करेंगे तो m में से माइनस करना पड़ेगा जस्ट m1। तो टोटल मास आया हमारे पास 89.24 और उसमें से चेयर का मास हमें माइनस करना पड़ेगा जो कि है 12 किलोग्राम के बराबर। तो ये आ गया 12। तो 89.24 माइनस करना पड़ेगा 12.0, ये आ गया हमारे पास m2 77.24 किलोग्राम। इसका मतलब उस एस्ट्रोनॉट का जो मास है जो उस चेयर पर मौजूद है उसका मास है 77.24 किलोग्राम के बराबर, ठीक है जी। ये हो गए 11.1। अब आ जाओ सेकंड वर्क एग्जाम्पल पर। यह है 11.2। टोटल दो ही हैं चैप्टर के अंदर ना। एक ब्लॉक है जिसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा गया है, ठीक है। हमारे पास एक मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है और इस टेबल के ऊपर जो है वो एक ब्लॉक को रखा गया है। इसी के ऊपर जो है ना वो एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये आ गया एक ब्लॉक, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब बात यह है कि जो टेबल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। किसी भी तरीके से इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाया जा रहा है लेफ़्ट और राइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी है बराबर 3 हर्ट्ज़ की। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इसको मूव करा रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल सरफेस, यहाँ पे जो टेबल की सरफेस और ब्लॉक के दरमियान का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है 0.72 के बराबर। तो फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द टेबल, क्या होगा इस टेबल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस, कि वो जो ब्लॉक है वो सरफेस पर स्लिप नहीं होगा, यानी कि दो चीज़ें एक दूसरे को कुछ ना कुछ बैलेंस कर रही होंगी। ये बात आप याद रखिएगा, ये अभी मैं अप्लाई भी करूँगा कि यहाँ पर बैलेंसिंग की बात हो रही ना, स्लिप नहीं हो रहे तो। अच्छा जी, डेटा बनाते हैं। सबसे पहली बात हमें गिवन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी, ये जो टेबल वाइब्रेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है बराबर 3 हर्ट्ज़ के, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम शो करते हैं म्यू से, वो बराबर है 0.72 के। और याद होगा आपको इसका कोई यूनिट नहीं होता, मैंने बताया था इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड जिस पर ये स्लिप ना हो, और एम्पलीट्यूड को हम लोग शो करते हैं x नॉट से, ठीक है जी। अब बात क्या है यहाँ पर, बात यहाँ पर ये है कि दो जो है ना वो फोर्स, दो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं फोर्सेस, ठीक है ना। दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। जो फोर्स है एक्चुअली आपको पता है बराबर होती है ma के, जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जितना ही मास होता है उस लिहाज से। और ये किसके मुताबिक बताया मैंने, ये मैंने आपको बताया समझ लो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है। और हॉरिजॉन्टल बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्चुअली बराबर होता है बॉडी के वेट के, और बॉडी का वेट बराबर होता है mg के, ठीक
ठीक है ना भाई। अगर ये ब्लॉक रखा हुआ होता है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ये आ गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्चुअली के बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है बॉडी के वेट के। जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, mg पुट कर दिया। तो फिर क्या वैल्यू बनी, वैल्यू बन गई देयरफॉर म्यू बराबर आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय mg, और अगर रीअरेंज करते हैं तो fs बराबर आ जाएगा mg टाइम्स म्यू के। ठीक है, ये बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो है वो f इज इक्वल टू ma वाली है, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब गिवन कंडीशन ये है कि वो स्लिप नहीं हो, बैलेंस रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक्स एक्सिस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए या वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। तो इसका मतलब F बराबर Fs बैलेंस करेगा F को। F इज़ इक्वल टू ma है और Fs बराबर है mg म्यू के। ठीक है, अब आप एक बात नोट करो, सब कुछ हमने सॉल्व तो कर लिया कंडीशन को अप्लाई करके और इतना कुछ कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, पर आप एक बात नोट करो, जो चीज़ हमें मालूम करनी है यानी कि एम्पलीट्यूड, वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जहाँ पर एम्पलीट्यूड आए लाजमी तौर पे। तो वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था ना, जो SHM का केस नंबर 2 था, उसी से फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, क्या होती है, एज वी नो दैट, जो कि हमारा बिल्कुल कांस्टेंट जब पुट कर रहे थे आंसर आया था ना सेकंड केस में, जब बिल्कुल प्रूव होने वाला था कि SHM है, तो बराबर आता है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट के। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि वो मूव ना करें तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट के। अच्छा जी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की ख़ास बात यह है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। टाइम पीरियड वाले फार्मूले में पढ़ा था। अब या तो आप 2 पाई ओवर टी लिखो या 2 पाई इंटू एफ लिखो। ये मैंने कैसे बता दिया, ये मैंने ऐसे बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है तो यही 1/t लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो ओमेगा के दोनों फार्मूले आपको मिलेंगे, 2 पाई अपॉन टी भी होता है, 2 पाई अपॉन एफ भी होता है। तो अब क्या बनेगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर आएगी ओमेगा स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 2 पाई एफ का स्क्वायर, साथ में आ गया एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर आ सकती है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट। अब सिर्फ एक्स नॉट ही तो मिसिंग था ना ये इक्वेशन 3 में, तो एक ही जगह पे एक ही वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो क्या बनेगी इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, क्या क्या लिखा हुआ था, एम जी म्यू लिखा हुआ है, एम जी म्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ था एम ए। अच्छा, एम को हमने कैंसिल ही नहीं करा, चलो खैर अब कैंसिल कर देंगे। एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बराबर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और एक्स नॉट। एम से एम हो गया कैंसिल, हमें वैल्यू एक्स नॉट की अलग करनी है। तो अगर एक्स नॉट को अलग करते हैं तो एक्स नॉट बराबर आएगा म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ और डिवाइड में आ रहा है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है ना, ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो इस तरफ जाके हो गई डिवाइड। अब वैल्यूज पुट करने की बारी है। एक्स नॉट बराबर आएगा म्यू की जगह पर 0.72 था म्यू, वैल्यू ऑफ जी 9.8 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी थी 3 हर्ट्ज़, तो इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, एक साथ कैलकुलेट कर लो या स्टेप बाय स्टेप कर लो। पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेता हूँ। 0.72 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इट इज़ इक्वल टू 7.056 डिवाइडेड बाय, यहाँ कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, तो ये हो जाएगा 354.94। अच्छा जी, 7.056 डिवाइडेड बाय 354.94, ये आंसर आएगा एक्स नॉट का 0.0198 मीटर्स के बराबर। आंसर करेक्ट है, पर क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो बेहतर ये कि इस आंसर को आप सेंटीमीटर्स में लिख लो।
सेंटीमीटर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे तो x नॉट बराबर आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे 1.98 सेंटीमीटर्स के बराबर। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो x नॉट है वो होना चाहिए 1.98। अगर इतना एम्पलीट्यूड होगा तो जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं होगा इस सरफेस से। ठीक है जी, सो ये थी दोनों वर्कड एग्जाम्पल चैप्टर 11 यानी कि ऑसिलेशंस की। आई होप समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।